कहानी सुनो के इस एपिसोड में मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कहानीकार शिवशंकर श्रीनिवास जी की जमुनिया धार पुस्तक से फ़र्क। चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। जोखन कामत का मन व्यग्र हो रहा था। रत्ती भर भी चैन नहीं था। कल बड़े बेटे कामेश्वर ने कह दिया था, क्या आप हम लोगों का नाक कान कटाना नहीं छोड़ेंगे? आपका बाज़ार जाना, रस्सी बेचना आश्चर्य लगता है। उस समय जोखन गर्दामी में फूल लगा रहा था। बेटे की बात ने मन की फुनगी पर बैठे मानो पूरी शाख को झकझोर दिया हो। ऐसे लगा जैसे मन के उद्वेलन ने उन्हें असंतुलित कर दिया हो। माथे से जैसे भादों की नदी उतरने लगी हो। जिस कला के कारण जोखन आसपास के इलाकों में पहचाने जाते थे, जिस कला के बल पर उन्होंने अपने व अपने परिवार का पालन पोषण किया था, प्रगति के पथ का अनुसरण किया था, आज उसी कला के कारण बेटे ने उनसे ऐसी बात कही। एक दिन जोखन कामत की पत्नी ने डरते डरते कहा था, या कहे कि आगाह किया था, अजी सुनते हो, एक बात कहूँ? क्या है, कहो ना। अब बाज़ार जाना छोड़ दीजिए, और हाट ही क्यों, रस्सी बांटना भी छोड़ दीजिए। आए, तुम भी यही कहती हो? तुमने तो दुनिया देखी है, साथ ज़िंदगी जिया, ऊंच नीच सब कुछ जानती हो। मैं नहीं कह रही, बच्चे बोलते हैं कि लोगों ने उनका बाहर निकलना दुर्लभ कर दिया है। लोग उनसे कहते हैं इतना कमाए धमाए, धन संपत्ति जोड़े, चारों तरफ लोग पहचानते हैं, और पिता रस्सी बांट कर बाजार में बेचता है। कहते कहते बुढ़िया का मन रुआसा हो गया था। जोखन पत्नी की बात सुन व्यथित तो हुआ था, पर उसने अपना काम नहीं छोड़ा। जोखन के मन में अपने काम के प्रति काफ़ी सम्मान था। केवल वही नहीं, आसपास के लोग भी आदर देते थे। उसे इसका गर्व भी था। आसपास के इलाकों में कुछ चीज़ें मशहूर थीं, वो आज भी है। कई वस्तुएं भूमि के आधार पर, गांव के आधार पर कुछ व्यक्ति से जुड़कर मशहूर थीं। उन वस्तुओं में मशहूर थे चानी मानी का पान, बंगहात का मकान, बिट्ठो का ताशा, सरीसब का लड्डू, सीजल का चिबड़ा, लोहा का सूप, एकम्बा की नौटंकी, और वैसे ही मशहूर था सिन्होइया का सरौता, दरबारी दास का गीत, उमाकांत का नाटक और जोखन कामत की रस्सी। कई सरहदिया बछड़ा खरीद कर लाते तो उसकी इच्छा होती कि इसके गले में जोखन कामत के हाथ की कंठपाश वाले घुंघरू बांध देता। कमाल की शोभा होती। कोई किसी के खलिहान में सुंदर कराम देखकर पूछता, क्या फला बाबू, क्या यह जोखन वाला कराम है? हाँ, जोखन वाला। लोग खुशी से उत्तर देते। जोखन वाला मतलब जोखन कामत के हाथ का बटा हुआ। कुछ धूर्त व्यापारी नकली सामान बेचते हैं और कहते हैं यह जोखन वाला माल है। इस तरह की बातें होती, फिर भी पारखी लोग कहते कि जोखन का माल नकल करना आसान नहीं है। उसकी बटाई ही अलग तरीके की होती है। कितने ही लोग यह दावा करते।
दावा करते। चाहे कितना ही बड़ा गट्ठर क्यों ना हो, अगर उसमें एक भी जोखन वाली रस्सी मिला दी जाए, फिर भी वो अलग से पहचानी जाएगी। खेती बाड़ी से जुड़े लोगों के बीच ये कहानी मशहूर थी कि जोखन कामत की यह कला सपनौती है और उसके बारे में तरह तरह की कथा उपकथाएं गढ़ी गई हैं। खैर, जो भी हो, पर जोखन कामत की कला में विलक्षणता थी, उसमें उसका यशोगान था। वास्तव में जोखन कामत अपनी कला के प्रति समर्पित व्यक्ति था। वह अपनी कला को अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ध्येय मानता था। जब वो छोटा था तब उसकी माता पिता की मृत्यु हो गई थी। उसके चाचा ने उसे मवेशी चराने के काम में लगा दिया। जोखन उस मालिक के घर पर सारे दिन कई तरह के काम करता था। उसके मुख्य काम में भैंस चराना था। उसके बाद भैंस की ही विभिन्न सेवा। इन सब से समय बचता तो फूदन झा के दलान पर बैठता। वो भी दोपहर में जब काम से थोड़ा समय बच जाता, फूदन झा के बहुत गुण गाता था। वह खेती बाड़ी में कई तौर तरीके जानता था। दोपहर के समय अक्सर रस्सी बांटता था, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। जोखन फूदन के पास बैठकर तरह तरह के रस्सों को बांटने की कला सीखता। एक दिन फूदन झा बहुत प्रसन्न से बोले, रे जोखना, तू तो कमाल की रस्सी बांटेगा। अगर तेरे हाथ में ये कला बनी रहेगी तब तो तुम अंगूठा कटाओगे। आजा, सीख, रस्सी बांटने के और भी तरीके सीख लो। और फूदन झा से ही जोखन कामत ने रस्सी बांटना सीख लिया। इस कला में जोखन निष्णात हो गया। कुछ दिनों के बाद फूदन ने उसे सलाह दी, रे जोखना, तेरे जैसा दक्ष व्यक्ति व्यर्थ ही चरवाही का काम करता है। तू तो रस्सी बांट और बाजार में बेच, तेरी सारी गरीबी दूर समाप्त हो जाएगी। ऐसा हो सकता है मालिक? उसने सकुचाते पूछा था। हाँ रे, होगा नहीं, तेरे हाथ तो ईश्वर का वरदान है। तू इतने अच्छे कलात्मक ढंग से मजबूती से रस्सी बांटता है कि तू इससे ढेरों कमाएगा। और जोखन ने अपने गुरु की बात मान मवेशी चराना छोड़ दिया। अब वह सन की रस्सी बनाने में पूरी तरह रम गया। जोखन को आज भी याद है जब वह पहले दिन बाजार गया था। दक्षिण बारी टोले के वैद्य जी ने उसकी बाटी हुई रस्सी देखकर सारी रस्सियाँ एक साथ खरीद ली थी और पूछा था, किस गांव के रहने वाले हो? रुपौली। किसके बेटे हो? मलहू कामत का। मलहू कामत? राम लगन उसके बड़े भाई थे। ओह, अच्छा, बउआ, कहीं बाहर रहते हो? नहीं। यह रस्सी हाथ से ही बटे हो? जी। मैंने समझा कि तुम कहीं बाहर रहते हो। मैंने सुना है कि अब रस्सी बांटने की तरह तरह की मशीनें आ गई है। मैंने समझा कि ये रस्सियाँ भी उन्हीं मशीनों की बाटी हैं। हाथ से इतनी सदी हुई कुशलता से, वाह वाह, जुग जुग जियो बेटा। बोलते हुए बूढ़े वैद्य जी चल लिए। वैद्य जी की इस बात से जोखन अद्भुत उत्साह से भर गया। उत्साह और आनंद की इसी मनस्थिति में धीरे धीरे उसकी कला का विकास होता गया। अब उसकी कलात्मक मजबूत रस्सियों की लोकप्रियता लोगों में इतनी बढ़ गई कि वह लोगों की मांग के अनुसार रस्सियाँ बना रहा था।
फिर भी जितनी उसकी क्षमता थी उतना सूत सुतली टकुआ पर काटता और फिर उसकी रस्सी बांटता। एक बार उसके पास नारायणपुर के बड़े जमींदार का बुलावा आया। सरकार ने बुलाया है, कारिंदे ने कहा। जोखन कामत चल पड़ा नारायणपुर। रास्ते भर वो यही सोचता रहा, पता नहीं जमींदारवा क्या कहेगा। मन में शंका लिए वह चला जा रहा था। सुनते हैं कि जमींदार बड़े क्रूर है। जोखन डरते डरते वहाँ पहुँचा। उसके वहाँ पहुँचते ही जमींदार ने कहा, आओ कामत, देखो यही दोनों बछड़े सीतामढ़ी से लाए गए हैं। तुम्हें इन्हें सजाना है। तुम तो इनके नस्ल की भी पहचान रखते हो। देखो, पसंद करो। अच्छी तरह जांच परख कर जोखन ने कहा था, जी सरकार, अच्छी नस्ल का है, पानीदार बछड़े हैं। तुम्हें पसंद आया? जी। अच्छी चीज़ किसे पसंद नहीं आएगी। ठीक है, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि तुम दोनों जोड़ों के लिए गर्दामी बना दो। यही रहो, खाओ पियो और बनाओ। पर टकुआ तो गांव पर ही है सरकार। तो क्या हुआ, ले आना। यह कहकर जमींदार साहब चुप हो गए। जोखन चुपचाप खड़ा रहा, बोला कुछ नहीं। जमींदार साहब जोखन से हंसते हुए बोले, ऐसा लगता है कि तुम्हें गांव में ज़्यादा मन लगता है। ठीक है, गांव से ही बना कर ले आना। ये कहकर वे थोड़ी देर मुस्कुराते रहे और फिर अपने कमरे में चले गए। जोखन वहाँ से गांव आया। 5 दिन में अव्वल गर्दामी बनाकर जमींदार साहब को देने नारायणपुर के लिए चल पड़ा। गर्दामी में उसने ऐसे डिजाइनर रंगीन फूल लगाए थे जो देखने में खिले हुए कमल से लगते थे। रास्ते में वे उस कलात्मक गर्दामी को जो भी देखता वो मुग्ध हो जाता। जोखन ग्राहकों की निगाह बचाकर वहाँ पहुँचा। चारों बछड़ों को गर्दामी पहनाए गए। उन बछड़ों के गले में गर्दामी पहनाने के बाद जमींदार साहब के मुंह लगे नौकर ने जाकर उन्हें सूचना दी, सरकार, बछड़ों को गर्दामी पहना दिया गया है। जमींदार साहब अपने कमरे से बाहर आए। सभी गंभीर थे। जोखन का तो पैर कांप रहा था, मानो सब उसकी कला की परीक्षा है। अगर किसी ने उसकी कृति में खोट निकाल दिया तो उसके लिए बड़ी चोट होगी। जमींदार साहब थोड़ी देर तक गर्दामी पहने उन बछड़ों को देखते रहे। फिर अपने दीवान से बोले, दीवान जी, इसके गांव में, वो भी इसके घर के पास, अपने कितने खेत पड़ते हैं? बहुत है सरकार। दीवान जी आगे आते हुए बोले, ठीक है, जोखन कामत के नाम 1 बिघा खेत का चालान काट दो। मेरी ओर से ये इसका इनाम है और मजदूरी में 10 पसेरा चावल, उसी हिसाब से दाल और सब्जी अपने कारिंदे के हाथ से भिजवा दीजिए। जी सरकार। दीवान जी बोले। जमींदार साहब ने जोखन से पूछा, कहो कलाकार, खुश हो? जी सरकार, बोलते हुए वह गद्द हो गया। पुरस्कार और कलाकार शब्द के संबोधन से उसे आदर सम्मान के एक ऊंचे आसन पर बैठा दिया गया था। उसे इतनी खुशी हुई कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। इस अवसर के बाद जोखन कामत की कला की प्रसिद्धि चारों तरफ फैल गई। जोखन कामत कला संसार में एक नाम हो गए। अब तो बहुत से लोग उसे कलाकार कहने लगे। सच तो ये है कि इस कला के बल पर जोखन को बहुत सम्मान मिला। उसे धन संपत्ति कमाया, परिवार की जिम्मेदारियों का सुचारू रूप से निर्वाह किया।
वह खुद तो पढ़ लिख ना सका मगर बेटों को पढ़ाया लिखाया। बड़े बेटे को बीए पास कराने के बाद कोसी प्रोजेक्ट में नौकरी मिल गई। छोटा बेटा ज़्यादा होशियार था, वो फिर पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया। जिन दिनों वो पढ़ रहा था उन दिनों जोखन सोचा करते थे कि ये छोटा पढ़ लिख कर कुछ नया इजाद करेगा, पर कुछ नहीं हुआ। वो नौकरी ही पा सका, मन की इच्छा मन में ही रह गई। वो लोगों से कहते, वह बाप धन्य होता है जो बेटों के नाम से पहचाना जाता है, और वो बेटा जो अंत तक पिता के नाम से ही पहचाना जाए, तो समझ जाइए उस वंश के बड़प्पन का विकास रुक गया है। अपने बेटे के बारे में वह ऐसा ही सोचता था। वह सोचता था कि वह पढ़ लिख कर संसार के सामने कोई नई जानकारी लाएगा, ऐसा करने से ही उसकी पहचान बनेगी। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अधिकांश लोग ऐशो आराम मौज मस्ती करने में के लिए पढ़ते हैं और नौकरी करते हैं। उसने भी वही किया, खूब धन कमाया। जोखन भी यही अच्छी तरह समझता था कि पेट पालने के लिए इस रस्सी बांटने के काम में अब खटना ज़रूरी था। अब उसका काम उसके लिए आमदनी का साधन मात्र न रहकर उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया था। जीवन जिसे छोड़कर जी नहीं सकता था, जी नहीं पाता था। पहले जब कला का मर्म समझने लगा था, अपने काम की संरचना में आनंद लेने लगा, तब उसके मन में एक कामना जगी कि वह अपनी यह कला औरों को भी सिखाएगा। उसने कितनों को सिखाई भी, उसके कितने ही पटु शिष्य भी हुए, लेकिन वह ये देखकर हैरान रहता कि अब लोगों में हाथ की इस कला के प्रति उत्सुकता कम हो रही है। लोग सभी काम जल्दी चाहते हैं, इसलिए लोग मशीन से सारा काम कर लेना चाहते थे। इस प्रवृत्ति के कारण सहज नैसर्गिक सुंदरता कम होती जा रही है। जोखन ऐसे ही कुछ अनुभव करता। उसने अपनी यह बात कई लोगों से कही, पर कोई उसकी बात ठीक से नहीं समझ सका। अरिपन, सिक्की, मौनी जैसी मिथिला की हस्तकलाएं सम्मानित होने लगी, तब उसे थोड़ी आस बांधी। पर उसने फिर देखा कि अब इन कामों में भी व्यापारिक बुद्धि ज़्यादा आ गई है, तो वो दुखी रहने लगा। इधर बेटे उसे दूसरों के मार्फत इस काम को कराने से मना करते। आप ये काम मत कीजिए, कुटुंब के लोग भी कहते। आपको किस बात की कमी है? जोखन ऐसी बातें सुनकर मन ही मन हंस पड़ता। कभी कभी उसे आश्चर्य होता कि लोग वृद्धावस्था में भी उसकी कला की जीवंतता को क्यों नहीं समझते हैं। सभी कुछ पैसों की नज़र से क्यों देखते हैं। कल बड़े बेटे कामेश्वर के नाक कान कटाने की बात कही, तब से उसके मन को चैन नहीं पड़ रहा था। वह क्या करेगा, यह सवाल उसके मन को मथने लगा। बस केवल खाएगा, पिएगा, टुकुर टुकुर ताकता रहेगा। ऐसा जीवन जीते हुए, अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करते हुए वह कैसे चैन से जिएगा। उसका मन अजीब सा हो उठा। उसके मन में यह विचार आया कि उसके बेटों ने उसके सामने अपनी कमाई से उसकी कला को ठोकर मार दी हो। उसका शरीर सिहर उठा। उससे रहा नहीं गया। उसने बड़े बेटे को बुलाया और कहा, सुनो, मैं रस्सी नहीं बांटता, अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ। अगर तुम्हारा दिमाग यही बात नहीं समझ पाता
तो समझो कि तुम में और मुझ में यही फ़र्क है। तुम्हारा उद्देश्य केवल धन कमाना है, मेरा यही कला आज भी मेरे लिए मान सम्मान है, विकास है। सभी लोग अकेले हैं, तुम भी मैं भी। तुम्हारा अपना सुख दुख है, मेरा अपना। जैसे शरीर के रोग अपने अपने, वैसे ही मन का भी अपना अपना। तुम्हारा जीवन मैं कैसे जी सकता हूँ। तुम अलग रहो, मुझे भी अलग से जीने दो। ये कहकर वो चुप सा हो गया। बस इतनी सी थी ये कहानी।